जो संस्था इधर की उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपका यूनियन है, क्या काम करता है? जैसे हर यूनिवर्सिटियों में यूनियन एक संघ होता है। जैसे मान लीजिए आईएएस की भी संघ है, उसके बाद मजदूरों का संघ है, किसानों का संघ है, तो ये छात्रों का भी संघ होता है हर कैंपस में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में। तो क्या होता है, उससे प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। जैसे इतना बड़ा विश्वविद्यालय है तो यूनियन आज से नहीं, बहुत पहले से है तो रहता है। तो बच्चे चुनाव होता है, बच्चे अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं अपनी आवाज़ के लिए। किसी प्रकार की कैंपस में दिक्कत होती है तो उनके नेतृत्व नेता रहता है, उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री रहता है, तो बच्चों की समस्याओं का समाधान। मान लीजिए अब लाइब्रेरी में बुक नहीं है तो बुक के लिए आंदोलन करेगा, आवाज़ उठाएगा, बुक मंगाएगा। कैंपस की सफाई का हो, चाहे मतलब भर्ती हो, मतलब तमाम पर डेस्क से लेके पानी सुविधाएँ, हॉस्टल में बच्चों का विद्यार्थियों को सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए आप आंदोलन करते हैं। अभी कितने समय का रहता है आपका यूनिवर्सिटी में रहना? जैसे पढ़ाई चालू रहती है ग्रेजुएशन मतलब 3 साल के बच्चे आते हैं, पीजी 2 साल करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं बच्चे, यही प्रोसेस। 7-8 साल पीएचडी वगैरह? 7-8 साल नहीं। जैसे मान लीजिए हमको ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, तो अगर हमको पीजी किसी और यूनिवर्सिटी से करना है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। मतलब एक कोर्स एप्लीड, मान लीजिए ग्रेजुएशन करने आते हैं तो ग्रेजुएशन करेंगे, अगर पीजी भी करना है तो पीजी भी करेंगे। लेकिन ये छात्र संघ के सदस्य बदलते रहते हैं हर साल। कैसे सिलेक्ट होते हैं, चुनाव लेते हैं? बच्चे छात्र वोट देते हैं कैंपस में। 36,000 छात्र, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे इलेक्शन होता है उसी तरह वोट देते हैं बच्चे आके। सारे स्टूडेंट अपना एक अध्यक्ष चुनता है, महामंत्री चुनता है, उपाध्यक्ष चुनता है। तो मतलब 36,000 छात्र यहाँ के एक अपना क्या वोट करते हैं इस प्रकार से। देखिए एक चीज़ ये भी बता दें आपको, मजे की बात ये है कि जब छात्र संघ ये बंद कर दिए थे तो उस समय ये लाए थे छात्र परिषद। आप देखेंगे जैसे चुनाव होता है पंचायत में तो एक वो होता है, एक जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है जिसे जिला पंचायत चुनते हैं, एक ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है जो बीडीसी चुनते हैं। तो उस तरह से छात्र परिषद लगा थे कि हर विभाग का एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और वो प्रतिनिधि अपना अध्यक्ष चुनेगा, महामंत्री चुनेगा, वो होगा। तो इसमें इन 36,000 छात्रों में से इनको एक छात्र नामांकन करने के लिए इस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग छात्र परिषद को बहिष्कार किए। एक छात्र, एक नामांकन नहीं हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे छात्र संघ होता है, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तमाम आम छात्र आता है, अपना इलेक्ट करता है, चुनता है, अपना अध्यक्ष चुनता है, महामंत्री चुनता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो छात्र संघ की एक लंबी फेरिस्त है। जैसे आप देख लीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, यहाँ से निकले हुए हैं। चंद्रशेखर सिंह जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। मुरली मनोहर जोशी जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। और शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति रहे हैं, यहाँ से निकले हुए। गोपाल स्वरूप पाठक जी पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, यहाँ से ही निकले हुए हैं। नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के, उत्तराखंड के। हेमंत नंदन बहुगुणा जी है। अर्जुन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। सत्यनारायण सिन्हा जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। मदन लाल खुराना जी पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ के स्टूडेंट रह चुके, यहाँ के छात्र रह चुके हैं। देखिए एक लंबी फहरिस्त है। आप देखेंगे, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक इतिहास है कि आप भारत के किसी भी चीज़ में, किसी भी बड़े पद से लेकर छोटे पद से आप उठा के देख लेंगे तो वहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने उस पद को जाकर सुशोभित किया है। ये छात्र संघ की एक लंबी गरिमा रही है, लंबा इतिहास रहा है। इसलिए हम छात्र संघ को बचाने के लिए लगातार 551 दिनों से आज लड़ रहे हैं। और छात्र संघ के आप पूछिए कि छात्र संघ क्या करता है। छात्र संघ देखिए, छात्र संघ एक विश्वविद्यालय जैसे कुछ भी होता है तो एक दबाव समूह की तरह काम करता है। अगर कुछ भी होता है, अगर क्लासेस नहीं चलती है तो उसके लिए लड़ता है वो। अगर लाइब्रेरी नहीं खुलती है, उसमें किताबें नहीं होती हैं तो उसके लिए लगातार आंदोलन करता है, लड़ता है। जो कुछ भी होता है छात्रों के ऊपर, जैसे लगातार देखिए कोरोना काल में ये ऑनलाइन कक्षाएँ ले रहे थे, तो ऑनलाइन कक्षाएँ के साथ साथ ये कह रहे थे कि ऑफलाइन परीक्षाएँ लेंगे। जब ऑनलाइन कक्षाएँ आप लिए हैं तो उसमें ऑफलाइन परीक्षाएं लेंगे तो उसमें भी लड़का आएगा, उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो कोई किया, ना तो कोई थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, ना कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था है। आपको ये भी बता दें, यहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हैं, जब कोरोना अपने पीक पे था तो उस समय छात्रों ने, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ पे जो छात्र फंसे हुए थे, रुके हुए थे हॉस्टलों में, हॉस्टल में सैनिटाइजेशन तक नहीं करा पाए। ये छात्र अपने आप से ये चंदा लगा करके पूरे हॉस्टलों में अपने पीठ पे टांग करके सैनिटाइज किए थे। और यहाँ पे जो ऑफिस खुली थी उसमें भी अपना चंदा लगा करके लोग सैनिटाइज किए थे।
और जो छात्र फंसे हुए थे, जो इनका वो नहीं था, तो अपना चंदा लगा करके उनको अनाज, तेल, पानी जो भी व्यवस्था था सब कराया गया, अपना चंदा लगा करके। विश्वविद्यालय देखिए इतना वो हो गया, नकारा हो गया। यही एक करिए, क्या लगा आपको? नहीं, कुछ डिफरेंस है या ठीक ही है, पहले जैसी ही है? कुछ नहीं डिफरेंस है और पहले से भी बदतर हो गई है। क्या बदतर आपको ये समझ है कि में आ आप रहा देख है? लीजिए नई शिक्षा नीति लाए, क्या है नई शिक्षा नीति में? क्या है, हमको समझाइए, हम तो बाहर से है। तो नई शिक्षा नीति को देखिए, पढ़ने के बाद उसमें तमाम ऐसी खामियां हैं जिसका हम लोग विरोध करते हैं। तो अभी हम लोग कुछ ही दिन पहले MHRD का पुतला भी फूंक के विरोध दर्ज कराया। क्या खामियां? वही मैं पूछ बता रहे रही हैं, कि जैसे डिजिटल बताइए। डिवाइडेशन उसमें है। डिजिटल डिवाइडेशन है कि आप डिजिटली उसको प्रेशर किया जा रहा है। आप समझिए गांव गरीब के जो बच्चा आम परिवार के जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, अब बच्चा जिसके पास कीपैड फोन होगा वो डिजिटल क्लासेस कैसे करेगा? डिजिटल डिवाइडेशन करने की बात कही गई है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन और तमाम ऐसी संस्थाओं को जोड़ा गया है कोर्स बचाने के लिए। स्किल की कोई बात नहीं की गई है। उसके बाद नई शिक्षा नीति पे जो नए वर्ग छात्र जब आएंगे उसके बाद उसमें देखेंगे कि रोजगारप्रद शिक्षाओं के लिए भी कोई जोर नहीं दिया गया। कैंपस सिलेक्शन की जो चीज़ें, मतलब बहुत सारी खामियां हैं इसमें। देखेंगे कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई है। यहाँ आप लाइब्रेरी आप मिल ही नहीं रहा है, तो डिजिटल लाइब्रेरी कैसे मिल रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें जिसको गुमराह किया जाता है, जिससे मतलब ये समझिए एक पूंजीवादी व्यवस्था बना दिया गया है। तो पहले नहीं थी पूंजीवादी व्यवस्था? नहीं, पहले नहीं, पहले तो सामंजस्य थी, ये नहीं कि थे। इसमें अब पूर्ण रूप से और चीज़ देखिएगा। अब इसमें एक चीज़ हो गया, प्राइवेटेशन यूनिवर्सिटियों को भी किया गया है कि जो यूनिवर्सिटी या कैंपस प्राइवेटेशन हाथ में जाना चाहेंगे उस स्वेच्छा से जा सकते हैं। ऐसा क्यों? जब गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी चल रही है, कैंपस चल रही है, तो गवर्नमेंट फंड से ही चलना चाहिए। एक आम परिवार का लड़का मात्र 1200-1500 में ग्रेजुएशन कर ले रहा है, 900 रुपये फीस है 1 साल की। तो अब वो डिजिटल प्राइवेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से पूंजीवादी व्यवस्था एकदम हावी हो रही है। और देखेंगे कि जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्गीय तबका है और पूंजीवादी, बहुत सारी खाइयाँ बांटने का काम नई शिक्षा की नीति के द्वारा हुआ है। साथ ही साथ बहुत आंदोलन होते रहते हैं देश प्रदेश में भी, किसी महिला के साथ अन्याय होता है, चाहे कोई अन्य खामियां होती हैं। आपने महिला के साथ अत्याचार होता है, अभी योगी सरकार जी और योगी जी बोल रहे हैं कि उनके आने के बाद तो बहुत सिक्योरिटी बढ़ी है औरतों के लिए, उनका एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह काम कर रहा है। हाँ, एंटी रोमियो स्क्वाड, उसके बारे में बताइए ना थोड़ा। एंटी रोमियो इसका भी विरोध हम लोग किए थे, एंटी रोमियो स्क्वाड का भी। क्या करते थे वो? अरे आप कैसे जज कर सकते हैं कि दो गर्ल्स और बॉयज एक साथ चल रहे हैं? कैसे चाहे आप जज कर सकते हैं कि कोई उन लोग के साथ मतलब इलीगल इशू चल रहा है, चाहे और मतलब चाहे आप कैसे जज करते हैं? उन लोगों को भाई बहन भी तो जा सकते हैं, एक अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। उन लोगों को ले आकर फिजिकली मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये नीति सही तो थी ही नहीं। आप बताते हैं एंटी रोमियो ला के हम तो सही कर देंगे। आप खुद बताइए, इसके यूनिवर्सिटी में ही तमाम हम लोग मित्र साथी बॉयज एंड गर्ल्स एक ही साथ बैठ कर हम लोग यहीं कैंपस में जाते हैं, चाहे यही बुक्स लेने चले जाएं, तमाम ऐसे इशू हैं, चाहे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो आप वो एंटी रोमियो इसका हटा के हम लोग को लगे मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब करने, प्रताड़ना करे, तो क्या वो सही है? नहीं सही है। इसका भी तो सही है। और रही बात योगी जी की सिक्योरिटी की, महिलाओं की बात, तो आप देख सकते हैं हाथरस का जो कांड हुआ था, वो दलित बेटी के परिवार के आज भी न्याय नहीं हुआ। उन्नाव में ऐसी घटनाएं घटी कि बेटी के साथ नहीं हुआ। यहीं प्रयागराज गोरा में हुआ। ऐसे तमाम रेप और बलात्कार की अगर आंकड़ा उठा के देख लेंगे, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। क्या इसका देंगे आदित्यनाथ योगी जी जवाब? आज हत्या और लूट बलात्कार आम हो गया है उत्तर प्रदेश। क्राइम रेशियो इतना बढ़ गया है कि आप नहीं समझ सकती हैं कि कितना बढ़ गया, लेकिन फिर भी 56 इंच का सीना, झूठ बोल के जीना है, तो वही हाल है। बस ऋचा सिंह को जानते होंगे आप, वो हम पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा ने बनाया। पहली महिला अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी समाजवादी छात्र सभा ने दिए। और लगातार हम लोग एबीवीपी यहाँ पे हमेशा से खेल रही है। इस समय एसडीएम है जो रोशनी यादव मैम हुई थी, वो भी चुनाव लड़ी थी यहाँ से। का चुनाव लड़ने के बाद भी लोग अच्छे पदों पे गए। छात्र पढ़ता भी है और लड़ता भी है, अपनी मांगों को मनवाता भी है। और जैसे हमारे साथी बताए, यहाँ विचारधारा कुछ भी हो, बाकी विचारधारा एबीपी हो, छात्र सभा, बाकी सब लोग साथ रहते हैं।
अगर विश्वविद्यालय का कोई मुद्दा हो तो हम लोग साथ लड़ते हैं, विचारधारा आपकी कुछ भी हो तो हम लोग हमेशा साथ रहते हैं। हमारे लोग का एक नारा है, छात्र एकता जिंदाबाद। तो आप जहाँ इस दरी पे बैठे हैं, ये 551 दिन से छात्र संघ बहाली का आंदोलन चल रहा है। जैसा ने बताया कि छात्र संघ को एक बार नहीं, छात्र संघ को हटा के छात्र परिषद लागू किया गया। तो छात्र परिषद जब विश्वविद्यालय लागू किया गया तो इनको 0 कैंडिडेट मिले। तो छात्र परिषद कराएंगे तो प्रोफेसर की मनमानी होगी। और ये भी जान लीजिए कि ये जब छात्र संघ बहाली का जब ये आंदोलन चला था, जब उठाया गया, हम लोग को जेलों में डाला गया, तो हम लोग जेल में आंदोलन शुरू कर दिए थे और मजदूरों में हम लोग को छोड़ना पड़ा। जेल में हम लोग अनुभव कैसा है जेल का? जेल का अनुभव ठीक रहता है। देखिए हम लोग छात्र हैं और हम लोग ऐसे वहाँ पे भी आंदोलन हो जाता है, अगर सुविधाएं भी नहीं मिलती है। सुविधाएं नहीं मिलती, करियर का कोई चिंता नहीं है। हम लोग कोई गुंडे माफिया तो है नहीं। कैरियर सर, यही ये कैरियर की ये बात जो कहा जाता है, देखिए सर कैरियर ये की बात नहीं है। बात यह है कि इस डेमोक्रेसी में आपकी वॉइस जिंदा होने चाहिए। पर रौंद दिए गाड़ी और वो भी क्या बोलते हैं गृह अभी मंत्री। आप ये करिए कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो अत्याचार में शामिल हैं, उनके बारे में आप नहीं बोलेंगे कुछ? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? उनके ऊपर समाज कार्रवाई हुई है, जो भी जगह हुआ है। देखिए सरकार में जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई की गई, ऐसा नहीं है। लेकिन भाजपा की तरह किसी के ऊपर गलत कार्रवाई नहीं की गई। देखिए क्या अगर आप मुद्दा उठाएंगे, आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपको गलत मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। आपके घर के लोगों को अगर समाजवादी पार्टी में किसी नेता के साथ हुआ, जान लीजिए तत्काल पार्टी से निष्कासित और निलंबन किया। आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो छात्र बैठा है, भारतीय जनता पार्टी अगर संरक्षण देने का काम किया। ये अगर यहाँ पे भाजपा के कोई भी बड़े नेता आ जाए तो ये बताइए, हम यहाँ पे बैठे हैं, छात्रों से आपको क्या डर? हम लोग अगर भाजपा के कोई भी बड़े नेता जाए तुरंत उठा के यहाँ से जेल में हाउस अरेस्ट हो जाते हैं, हाउस अरेस्ट कर दिए जाते हैं। 4-5 दिन पहले नोटिस पहुँचने लगता है, हॉस्टल से घर पे नोटिस पहुँचने लगती है, हम लोग के घर पे पुलिस पहुँचने लगती है। 10 बजे रात से पुलिस ढूंढने लगती है, क्यों लोग अपराधी हैं? छात्र से क्या डर है? ये जान लीजिए आप कि घर पे नोटिस और घर पे पुलिस पहुँच जाता है, घर के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है कि आपका बेटा वहाँ पे आंदोलन करे। क्यों नहीं कर सकता भाई? हमारी आवाज़ है, हमारी आवाज़ थोड़ी आप दबा सकते हैं। लोकतंत्र, इसी से तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप अगर सरकार में हैं तो अगर आप सरकार में हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है तो हम सड़क पे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो आप हमारे घर पे नोटिस भेजेंगे, आप हमारे घर पे पुलिस भेजेंगे, आप हमारे घर को लोगों को प्रताड़ित करेंगे और कहेंगे हमको आंदोलन से हटने के लिए, रोकने के लिए कहेंगे। यही आपका लोकतंत्र है, यही आपका लोकतंत्र कहता है। तो हम नहीं मानते ऐसे लोकतंत्र को। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, और संविधान जो कहता है, संविधान सबसे पहले यही कहता है कि हम भारत के लोग, और हम भारत के लोगों में छात्र भी आते हैं, किसान भी आते हैं, गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, सब लोग आ जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं। आपका नाम? मेरा नाम आदर्श मनोरिया है। आप कांग्रेस के छात्र संगठन में कैसा चल रहा है अभी कांग्रेस का? लड़की लड़ सकती हो अभियान चालू है एकदम आपके सामने है सब कुछ। हमने टिकट से लेकर टिकट पे हमने 40% का आरक्षण दे दिया महिलाओं के लिए। आज तक आपने कभी देखा हो किसी भी पार्टी में 40% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया टिकट? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गुंडे माफियाओं चोर बदमाशों के अलावा किसी को टिकट आपने आवंटित करते हुए देखा? पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पे गुंडई, दबंगई, बदमाशी, ठेकेदारी, लूटपाट चरम थे, उसके बावजूद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 40% का आरक्षण महिलाओं के टिकट और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया हमारे आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी ने। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित ही सूर्य अस्त हुआ है, उदय भी होगा, रात है। क्या काम चल रहा है लड़कियों के, मतलब जो उन्होंने नारा दिया है उसके ऊपर क्या काम चल रहा है? मैराथन हुआ है, बहुत बड़ा मैराथन का आयोजन किया गया था, उसमें भी सबको उपहार भी दिया गया। पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके बाद अभी तो आपके सामने ही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के तहत ही टिकट का आवंटन किया गया। नारा हमें समझ में आया, वो मीडिया से हमें पता चला। यहाँ काम क्या चल रहा है ग्राउंड लेवल पे? ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करता, हमेशा से राष्ट्रीय कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो अभी नारा आया है ना, इसमें देखिए कोई पॉलिसी जब आती है तो उसको लागू होने में कुछ समय लगता है। तो नारे के सिवा कुछ हो नहीं सकता लड़कियों के लिए काम? बिना आप ही बोल रहे हो। बिना घोषणा के कोई कार्य नहीं हो सकता है। पहले आप घोषणा करेंगे, घोषणा के बाद कोई कार्य होता है। हमने एक अभी रैली की थी बनारस में पिछले 2 महीने पहले, आपने देखा वही हमारा परिचय है सर। हमने उनके लिए अन्य पार्टियों, अन्य दलों की तरह हमने बस नहीं भिजवाया था, पैसे पे भीड़ नहीं इकट्ठा किया था। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए वहाँ पे भीड़ इकट्ठा। तो उम्मीदवार चुन के आने में क्या परेशानी लगती है आपको? अभी
कन्वर्ट क्यों नहीं होता है सरकार में ये आपका जनाधार? 403 सदस्य है यूपी विधानसभा में। खासदार भी अगर देखे जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये पिछले 7-8 साल में कुछ अच्छी स्थिति नहीं है कांग्रेस की। तो इसी मैं देख रहा हूँ स्थिति ठीक नहीं है और हम लोग स्थिति लगातार सुधारने के लिए और जो यहाँ के जनता जनार्दन के बीच में उनके मस्तिष्क में जो वॉश आउट करने की जो जरूरत है हम लोग लगातार कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमारा शोषक सवेरा लग रहा है। देखिए उसमें मैं क्या कहूँ, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लोगों की मानसिकता क्या है मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। भाई जो लोग चुन रहे हैं अपने हिसाब से सही चुन रहे हैं। हो सकता है जब उनको आवश्यकता पड़ेगी बदलाव करेंगे। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव हो रहा है, आगे भी बदलाव। जैसे देखिए कांग्रेस का भी दोहरा चरित्र रहता है, ये भी है। दो मुआ साहब कांग्रेस भी रहे, इसको इनके इतिहास को पढ़ेंगे ना तो आप पता चल जाएगा। इलेक्शन होने के बाद आप सुनिए मैं बता रहे हैं, सुनिए सर बता रहे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा देते हैं उत्तर प्रदेश में। इनसे पूछा जाए क्या लड़कियां पंजाब में नहीं है क्या? पंजाब में तो उनकी सरकार थी, वहाँ पे भी 40% देने का क्यों नहीं काम किया? उत्तराखंड और राजस्थान और उनका उत्तराखंड राजस्थान और महाराष्ट्र और तमाम जैसे में वहाँ लड़कियां नहीं है क्या? वहाँ 40% आरक्षण नहीं होना चाहिए क्या? वहाँ महिलाएं नहीं है? एक मतलब समझिए कि इलेक्शन के महिलाओं को अति आकर्षित करने के लिए वोट बैंक बढ़ाने की। पर यूपी में ऐसा हो सकता है महिलाओं को आकर्षित करे और सरकार आ जाए? पूछे जनाधार क्यों खो चुके हैं, तो मैं जवाब दे रहा हूँ, साथी से इसको नोट कर लें। और शायद जवाब भी ये बहुत मिलता भी नहीं है, इसको सुनिए जवाब को सुनिए। कांग्रेस के पास सिर्फ नेता है, कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता जिस पार्टी का तैयार हो जाएगा उस पार्टी का जनाधार मजबूत हो जाएगा। और मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हम लोग बिना पद के, मुझे राजनीति में आए हुए 6 साल हो गए, लेकिन एक पद नहीं मिला है अभी तक। सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और कार्यकर्ता के रूप में इतना काम करते हैं कि समझ जाइए, कार्यकर्ता के रूप में इतना काम करते हैं कि इन लोग के जो बड़े नेता जिस तरह काम करते हैं, एक कार्यकर्ता यहाँ समाजवादी पार्टी काम करता है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह गिरफ्तार होते हैं उस तरह समाजवादी पार्टी का नेता उसी आंदोलन में एक कार्यकर्ता गिरफ्तार होता है। तो ये कमी है, इसको नोट कर रहे हैं। इनको बोलने के लिए हाँ बोलिए आप। सबसे पहले मैं इनको बता दूं, जिस प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, मैं एनएसयूआई की बॉडी से हूँ, तो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ का उपाध्यक्ष रह चुका है, इलाहाबाद छात्र संघ का वर्तमान उपाध्यक्ष है। सबसे पहली बात, आप अपने विश्वविद्यालय के छात्र संघ की गरिमा को भूमिल न करें। जिस तरह ये बोल रहे हैं आपके हाथ में माइक, आप सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए और गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। जो खुद प्रदेश में गंदगी फैलाने से लेके, भ्रष्टाचार फैलाने से लेके, दंगा फैलाने से लेके, माफिया राज, गुंडा राज फैलाने से लेके आज तक मैं बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी का मेरे जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, आज तक इस पार्टी ने किसी भी छात्र को, जो एक अच्छा छात्र है, एक समाज का एक कुशल व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है, उसको आज इन्होंने टिकट नहीं दिया। गुंडों को टिकट देना, माफियाओं को टिकट देना, गुंडा राज को जो बढ़ावा दे रहा है उसको टिकट, अच्छा क्यों देना भाई? गुंडाई करेंगे, पैसा लगा के पार्टी फंड को देंगे, फिर पार्टी उससे अपना विकास करेगी। तो ये हमको बताएंगे, आपको उम्मीदवार बताने पड़ेंगे ऐसे। ये बता रहे हैं। अरे देखिए 403 सीटों में आप 3 ठोक दे देंगे तो क्या मतलब? 403 में आप 3 देंगे तो क्या मतलब है? 400 तो गुंडाई करेंगी ना समाज में, 400 तो वसूली करेंगे ना समाज में, 400 भ्रष्टाचार तो फैलाएंगे ना समाज में। इन्होंने ये कहा कि छात्रों को सच को सूली पे चढ़ाने वाले लोग हैं कांग्रेस। और इनको मैं बता रहा हूँ कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनसे पूछिए कि इतने साल बेहाल क्यों रहे। 27 साल बेहाल का नारा जो लेके आए, उत्तर प्रदेश से दूर रहे। उसके बाद देखिए इस देश की जनता को इन्होंने इमरजेंसी के बाद से जितना कार्यकाल रहा है उसके इन लोग के देख लीजिएगा। इन्होंने क्या देश की जनता में घोटाला नहीं किए? 2G 4G पता नहीं कितना स्कैम ये लोग किए, घोटाला किए। तमाम नहीं तमाम आंदोलन करने के बाद उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं गुंडाई माफिया का।
धनबल और बाहुबल का आरोप मत लगाइए। और आपको लगाना है तो उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए, जो हमें प्रतिनिधियों चुन के भेजती है। और सुनिए, एबीवीपी एनयूसीआई चोर मौसेरे भाई, मतलब कांग्रेस और भाजपा ही सब चोर मौसेरे भाई दोनों लोग हैं। ये समझिए, अगर पावर में एसपी आई और उनको कुछ सीटें लगी और कांग्रेस के साथ चली गई तो आप ऐसे ही लड़ोगे? नहीं, लड़ने की क्या बात है, ये तो विचारधारा की बात है। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि साथ आना है कि नहीं आना है। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो नहीं, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का हो जाएगा तो हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। हालांकि इनको कोई सुधार नहीं सकता, लेकिन कोशिश कर सकते हैं सुधर जाएगा। और नहीं, तो आप क्यों गठबंधन करेंगे? जब हम लोग नहीं करते, यह उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। नहीं, देखिए अभी तक इनको देखिए डेमो इससे पहले सरकार में था, सरकार में थे तो इनको गुमान था कि हम जो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये नहीं, देखिए सबसे कमजोरी इनका यही है कि कांग्रेस सत्ता से नहीं लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस सपा से लड़ रही है, समाजवादी पार्टी से लड़ रही है। ये कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं। मैंने ये आप ग्राउंड आप दोनों जो अभी की सरकार है उसके बारे में बात करिए, एक दूसरे से कुछ भाजपा से नहीं लड़ रही है। वर्तमान सत्र उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार करके सपा से लड़ने का काम कर रही है। खेल खेल रहे हो, ठुनका मंत्री निकालेगा, ठुनका सिपाही निकालेगा, ठुनका दरोगा। ये लोग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगाया जा रहा है, ये लोग के पार्टी गाइड ऊपर से नेतृत्व मिला है कि आप लोग भाजपा पर टारगेट नहीं करना है, भाजपा सवाल नहीं पूछना है। ये लोग को सपा से सवाल जवाब करना है। क्योंकि जनाधार पाना चाह रहे हैं। इतने देर से बैठे हुए हैं, आपके सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं छात्रों का मुद्दे को लेकर के। कौन यहाँ पे एनएसवाई का था? माइक देखे तुरंत चले आए और बता रहे हैं और ये बता रहे हैं आंदोलन में भी शरीक नहीं होते हैं। इतने देर से ये बताइए, यही फैलाया गया है कि इतने देर से सवाल सत्ता से होनी चाहिए। इतने देर की बात की, एक भी बार सत्ता से प्रदेश कांग्रेस हमेशा कहते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस भाई चोर मौसेरे सवाल नहीं करते। ये लोग मौसेरे भाई अपने मौसे के लड़के से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। डरे हुए लोग इनको थोड़ा हुआ कि ये बोले कि कांग्रेस और बीजेपी वाले सर एक बात कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सिर्फ सपा से लड़ रही है, सपा से जवाल और सवाल पर आरोप लगाने का काम कर रही है, भाजपा से नहीं कर रही है। और ये कांग्रेस के एजेंडे में है कि आपको भाजपा से सवाल और जवाब और टारगेट करके लड़ाई नहीं लड़ना है, सपा से लड़ना है। क्योंकि सपा क्षेत्रीय पार्टी है, ये खत्म कर दिया जाएगा तो फिर हम लोग आपस में। लेकिन ये पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को पूर्ण रूप से सरकार में आने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, इस दावे के चाट कर रहे हैं दंगे के चोट पे। और डेमोक्रेसी में सर एक मिनट, डेमोक्रेसी में छोटे दलों का होना ही डेमोक्रेसी जिंदा रहना सिखाता है। छोटे छोटे दल अगर इस यादव मुस्लिम वोट पे हमने कभी जात को टारगेट करके राजनीति की ही नहीं की। नहीं, आपको धर्मनिरपेक्ष दिखना था इसलिए आपने मुस्लिम लोगों को नहीं। क्या बात, धर्मनिरपेक्ष मतलब ये होता है सर्व जाति को अपने साथ लेके चलना। हम सर्व जाति के साथ लेके चलते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, संप्रदाय हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए इंसान होता है। नहीं, ये सवाल हमेशा सपा से समाजवादी पार्टी से करते हैं। कौन रहा है वर्तमान में? अरे पर हम बोल रहे हैं कि योगी जी के बारे में बोलिए। सुप्रीमो नहीं बोलती ना वैसे, इनकी सुप्रीमो जब इधर टिकट दिया, लेकिन वो आपके साथी जिन्होंने कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुका हुआ है, इनसे पूछिए ये क्यों आया है, क्यों दिखा रहे हैं? जनेऊ वगैरह पहन के जाते हैं राहुल गांधी समाजवादी पार्टी ने तो नहीं दिखाया जी, हमने तो कभी नहीं दिखाया। पहन के गए थे मंदिर में पूजा की, ये दिखा रहे हैं। देखिए पहले नहीं हुआ है इसलिए पूछ रहे हैं। टोपी लगा के तो क्या दिक्कत है? आप मस्जिद ऐसा हुआ नहीं है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। वो होगी बात वो अलग है, जो दिखाया गया उसके बारे में पूछ रहे हैं। आप योगी को उसी तरह से हम देख रहे हैं, हम मीडिया है तो हमको वही ऐसा ही दिखेगा चीज। अच्छा, अगर जनेऊ पहन कर राहुल गांधी जी चले गए मंदिर में तो क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं तो फिर वैसी दिक्कत नहीं। कि हम भी हिंदू है, राहुल गांधी करते हैं। वही राहुल गांधी ईद पे टोपी लगा के भी मुसलमानों से मिलने जाता है, वही राहुल गांधी मंदिर में जनेऊ पहन के भी जाता है, वही राहुल गांधी जब गुरुद्वारा जाता है। लेकिन ये टोपी पहनना, जनेऊ पहनना, ये तो इंडिया के कल्चर नहीं है, यही मैं पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, ये अभी शुरू हुआ है ना। ये अभी आप मुस्लिम को कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? देखिए इस समय मतलब खुल कर मैं बताऊं, मुस्लिम पहचान में कैसे आते हैं।
भाई जो उस हिसाब से रहता है, टोपी लगा रहता है, उसको आदमी नोटिफाई कर देता है। तो यही और जो नोटिफाई नहीं कहता उस भाई कोई मतलब नहीं, हिंदू है, मुस्लिम है, जात पात धर्म, अगर मुस्लिम है भी तो हमसे क्या मतलब है, तो हिंदू है तो उससे हमसे क्या मतलब है, सिख है उससे, जैन है हमसे क्या तो ये मतलब दिखाने का मतलब क्या है राहुल गांधी जी हमने का कि क्या हम टोपी दिखाया? पहनते हैं, हम हमने जनेऊ क्या पहनते हैं? भाई अगर कोई सम्मान से हमें टोपी पहना रहा है तो हम टोपी क्यों ना जनेऊ के बारे में बात हो रही है, आप टोपी पे लेके आ रहे हैं। जनेऊ के बारे में बात हो रही भाई है। अगर जनेऊ उनको पेंटिंग जी ने पहना है तो पहन लिया कि नहीं। अगर उस मंदिर में जाने का संस्कार है कि आप जनेऊ पहन के मंदिर के अंदर घुसेंगे तो जनेऊ पहन के दर्शन करिए। उस मंदिर में अखिलेश नहीं जा सकते? काहे नहीं जा सकते? जा सकते। अखिलेश भी जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं। ओवैसी को ना जाने दिया जाए भारतीय जनता पार्टी का, भाई जो संप्रदायवाद की बात आ जाएगी, वहाँ संप्रदाय के नाम लड़वाने की बात आ जाएगी। लेकिन अकेले जाएंगे तब जनेऊ नहीं पहनेंगे ना, ये बात है। पहने या ना पहने, उन्हें कोई पहनाए या ना पहनाए, उससे हमसे क्या मतलब? वही तो बात निकली कि सॉफ्ट हिंदुत्व, कि हिंदुत्व के वोट नहीं जाने चाहिए हमारे पास से। आप हमारे साथ संघ भवन पे आते हैं, हमारा नियम है कि अगर आप आएंगे तो इलाहाबाद दिल्ली का बैच लगाना पड़ेगा, और हम अगर प्रेम से बैच लगाते हैं तो आप बैच लगवाने से मना कर देंगे? मना कर देंगे आप लगाएंगे ना? आप विश्वविद्यालय कैंपस में भ्रमण करने वो बात अलग है और वो अलग है। क्या अलग है? इसी तरह अगर कोई मंदिर पे जाते हैं और कोई पंडित उनको जनेऊ पहनाता है तो क्या दिक्कत है जनेऊ पहनने में? अगर किसी मस्जिद में जाते हैं कोई मौलवी उनको टोपी पहनाता है तो क्या दिक्कत है? अगर किसी गुरुद्वारे में जाते हैं कोई बाबा जी अगर उनको अपना झोला पहनाते हैं, चोला, तो उनमें क्या दिक्कत है? क्या समस्या आ रही है? आप लोग बात को गलत तरीके से काहे डाइवर्ट कर दिया? जवाब दे रहा हूँ सर। जो शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, वो शिफ्ट समाजवादी पार्टी का जो शिफ्टनेंस है वो सिर्फ सांप्रदायिक शक्तियाँ को बढ़ने की वजह से हुई है, लोगों को गुमराह करने से हुआ है। जैसे नए यूथ के बच्चे हैं, जो मतलब आपको मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स नए यूथ के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर किया या किसी इंजीनियरिंग में या मेडिकल कॉलेज में चले गए, ठीक है, उसके बाद जिन्होंने सामाजिक न्याय की पाठ को जिन छात्रों या जिन परिवारों को लोग नहीं समझे या नहीं समझ पाए, जिन छात्रों को सामाजिक न्याय नहीं पसंद आया, जान नहीं पाए, जो देश के इतिहास को, जिस देश के कल्चर को, देश की एकता और अखंडता की बात को नहीं समझे, वो छात्रों को हिंदू और धर्म के नाम पे एक तरह से उनको ब्रेन वॉश किया गया, उसके बाद मूव बैक किया गया। लेकिन उसी छात्रों को, उसी नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को और वर्तमान साथियों को भी और देश के तमाम छात्र गाँव गरीब तबका को भी हम लोग यही बात को अब पढ़ाए हैं, बताए हैं, समझाए हैं, अब उसको वापस तो शिक्षा में कुछ लूप होल्स रह रहे हैं क्या? शिक्षा जो दी जा रही है छात्रों को? जी, एक्चुअली इतिहास तो छेड़छाड़ हमेशा रहा है। इतिहास कांग्रेस के ही देख लीजिए, सरकार में रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, कि सामाजिक न्याय पसंद लोग हो, चाहे दलित समाज से लोग हों, इतिहासकारों ने भी इस देश के साथ बहुत छेड़छाड़ किया है। इतिहास को हम लोग पढ़ते नहीं है। तमाम दलित और पिछड़े ऐसे मतलब साहित्यिक लोग हुए, चाहे लड़ाकू योद्धा हुए, उनको इतिहास में जगह नहीं मिली। आरक्षण से संबंधित आरक्षण कैसे आया, मंडल कैसे आया, देश के मतलब लोगों का पुनरुद्धार कैसे हुआ था, क्या चीज़ें इतिहास में रही, चीज़ें बताने को पड़ा। उसके हिसाब से हम लोग काम करना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी के तहत हम लोग काम करना चाहते हैं। बस हम लोग का यही काम देखिए, हमारा और कोई नहीं है। जातिवाद जिसको ये जातिवाद का नाम देते हैं, सर आप लोग क्लोज कर दीजिएगा, जिसको ये जातिवाद का नाम देते हैं, मैं उसके साथ न्याय और हिस्सेदारी की बात करते हैं। उस जाति को नहीं, जात की बात नहीं है। पिछड़ी जाति और दलित जात की इस देश में कितनी हिस्सेदारी है? सबसे ज्यादा इस पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक 85% इस देश की आबादी है। क्या वो देश की 85% आबादी, देश की 85% आबादी देश की संस्थाओं में 85% काम कर रही है? न्यायपालिका जो देश के 4 लोकतंत्रों में ही देख लीजिए, 4 लोकतंत्र के स्तंभों में देख लीजिए, न्यायपालिका में 85% दलित पिछड़ा काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है। क्या कार्यपालिका में, क्या विधायपालिका में, क्या पत्रकारिता में? मीडिया भी तो लोकतंत्र की चौथा है। इसमें देख लीजिए, क्या दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लोग 85% काम कर रहे हैं इस देश की 85% आबादी होने के बावजूद? मीडिया में आप देख सकते हैं उठा के कि मतलब 99% ही ऊंचे वर्ग काम कर रहे हैं। देखिए, ये जातिवाद नहीं है, ये अन्याय हुआ है। उस वर्ग को डेवलप किया जाए, स्किल दिया जाए, बढ़ाया जाए, उसको हिस्सेदारी की बात किया जाए, ये हमारी मांग है। ये करने के बाद इसको जातिवाद का नाम ये दे रहे हैं। जैसे इन्होंने भी कहा कि पिछड़ों को मीडिया में नहीं भेजा जा रहा है, चौथे स्तंभ के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं कार चलाता हूँ, मुझे एरोप्लेन की अगर स्टीयरिंग दीजिए, मैं एरोप्लेन चला लूँगा? नहीं चला पाऊँगा।
अगर मैं उस योग्य हूँ तब ना मैं उसको चलाऊंगा। आप योग्य बनिए, आप क्यों नहीं जाएंगे? सर तो ऐसे लगता है कि यहीं से गलती है कि इनका बात मैं कर रहा हूँ। वो अभी मैम ने बोला कि स्किल के लिए देखिए संस्थाएं, अगर मीडिया संस्थाएं आज पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब पूर्वांचल को देख लेंगे तो बेहतर एक मीडिया संस्था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या या एक यूनिवर्सिटी में मीडिया का मतलब संस्था हो जाने से 85% बच्चों आ जाएंगे, यहाँ नहीं आ जाएंगे। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये कि संस्थाएं बढ़ाइए, दायरा बढ़ाइए, उसका बढ़ाइए, वो बच्चे आए, उनको छाना जाए। बाल मजदूरी को क्यों चले जाते हैं बच्चे, काम छोड़ के क्यों भाग चले जाते हैं? दलित के बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, इस पे क्यों नहीं बात किया जाता? दलित के भी बच्चा आए स्कूलों में पढ़े, वो हिस्सेदारी करे, पिछड़े एक बच्चा आए स्कूलों में पढ़े, हिस्सेदारी करे, वो आगे बढ़े, वो क्यों छोड़ के भाग चले? आप एक मतलब आर्थिक रूप से मजबूत, चाहे ओबीसी वर्ग का हो चाहे मतलब समान वर्ग का, मजबूत वर्ग के बच्चे मतलब क्या है कि उनके बच्चे पढ़ लेते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखना ये कहने का मतलब हमारा है कि हर विभाग की संस्थाएं बढ़ाए जाए, कोई इस देश का बच्चा अशिक्षित न रहे, शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, उसके बाद उसको रोजगार मिले, भटके ना, दर बदर की ठोकरें न खाए, स्किल डेवलपमेंट हो, बच्चे आए पढ़ें और हिस्सेदारी करें इस देश के समाज में, चाहे खेल के माध्यम हो, चाहे पत्रिका, चाहे लोकपालिका, किसी भी क्षेत्र में हो। इस देश का कोई भी छात्र, इस देश में पैदा होने वाला हर एक लड़का चाहे लड़की कोई बेरोजगार न रहे। और बेरोजगार रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसको पकौड़ा तलवा जाए, किसी भी क्षेत्र में वो उसको काबिल हो, उसको वहाँ किया जाए। चाहे कि किसी भी विकसित देश का मतलब देख लिया जाएगा डाटा, तो वहाँ कोई छात्र हो चाहे कोई लड़का लड़की पैदा हो जो होता है उसको शिक्षा दिया जाता है, बढ़िया ट्रेड किया जाता है, उसको बढ़िया जगह भेजा जाता है, तब जाके वो विकसित हुआ है। ऐसे नहीं वो विकसित हुआ है। हम लोग विकासशील हुए हैं, विकासशील से भी कम होने जा रहे हैं, उससे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि हमारी जो आवाम है उसको हाथों में हम लोग कुछ दे नहीं पा रहे हैं। इस पे काम करना होगा, गवर्नमेंट को भी काम करना होगा, चाहे किसी गवर्नमेंट, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट है, इस पे काम करना, मिल के काम करना है, देश को बेहतर काम करना है, इस पे काम होगा। बिल्कुल, धन्यवाद।